स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में यानी कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय भारत एक उत्पादक देश नहीं माना जाता था। इसका क्या कारण है? तो इसका एकमात्र प्रमुख कारण ब्रिटिश वाणिज्य नीति है, यानी कि अंग्रेजों की जो व्यापार नीति थी उसके कारण भारत एक उत्पादक देश नहीं माना जाता था ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1929 की घटना को आपको याद रखना था। 1929 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसमें सभापति कौन थे? इसमें सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें प्रमुख क्या है? इसमें प्रमुख ये है कि लाहौर अधिवेशन में सबसे पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, यानी पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। यहाँ पर इस पूरे प्रश्न को डिटेल में फिर से समझ लीजिए कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ था। किसका अधिवेशन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसमें सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके सभापति कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस पूरे डाटा को आपको याद रखना है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? यानी कि राजा राम मोहन रॉय का जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था? तो राजा राम मोहन राय का कार्य क्षेत्र समाज सुधार था। ये समाज सुधार से संबंधित हैं। कौन संबंधित है? राजा राम मोहन रॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग की स्थापना की गई थी और इसका प्रधान कौन था? तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें अंग्रेजी में लिखी हैं, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको हम लोग थोड़ा सरल भाषा में पढ़ते हैं कि अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी का मतलब होता है जो राजा के आसपास मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल के द्वारा मिलिट्री विभाग का मतलब होता है सैन्य विभाग। सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी और इस सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? प्रधान कौन था? तो इस सैन्य विभाग का जो प्रधान था वो मीर बख्शी था। आप सीधे सीधे बस इतना याद रखिए कि अकबर के शासनकाल में जो सैन्य विभाग था उसका जो प्रमुख था वो मीर बख्शी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं और कहाँ पर जाते हैं? 1937 में। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। और ये यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था ये ग्रामीण अधिवेशन था, यानी गाँव में आयोजित किया गया अधिवेशन था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार संविधान सभा बनाने की मांग रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। इन्होंने अकबर को कौन सा क्षेत्र सौंपा था? तो इन्होंने अकबर को बरार का क्षेत्र सौंपा था। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, कहाँ की रानी थी? बीजापुर की रानी थी। इन्होंने अकबर को कौन सा क्षेत्र सौंपा था? बरार का क्षेत्र सौंपा था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का विकास सिख गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। आपकी जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है और इसका विकास किसने किया था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको आप यहाँ पर प्रश्न को छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया होगा जिसमें 4 विकल्प आपके दिए गए होंगे, उसमें से ये आपसे पूछने का मतलब था कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पर इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी का क्या नाम है? तो कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था और इसकी जो राजधानी थी वो पेशावर थी। पेशावर कहाँ है वर्तमान समय में? पाकिस्तान में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन से राजवंश से संबंधित दास शासक था, यानी दास शासक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इल्तुतमिश को दास शासक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये गुलाम वंश से संबंधित था। ये भी आपके विकल्प पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया रहा होगा जिसमें 4 विकल्प दिए रहे होंगे, तो उसमें गुलाम वंश के जो राजा थे इल्तुतमिश, उसको आपको सही का निशान लगाना था क्योंकि ये दास शासक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1916 पे चलते हैं। 1916 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हुआ था तो इसमें कांग्रेस के दो गुट, गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, यानी मिल गए थे। तो यहीं पर लिखा है कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए थे। तो यहाँ पर दोनों समूह कौन से हैं यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं है, बस आप इतना जानते रहिए कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के कर्ण से कवच कुंडल किसने मारा था? महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? तो चलो ये तो एक आपने धारावाहिक तो बहुत सारे देखे ही होंगे, वहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि कर्ण से, महाभारत का जो सीरियल आता है उसमें कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? इंद्र ने मांगा था। तो ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से सिर्फ देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 में चलते हैं। तो 1885 में क्या हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। जब स्थापना होगी तो प्रथम अधिवेशन भी होगा। प्रथम अधिवेशन होगा तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थी। ठीक है, तो पूरे डाटा को आप याद रखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। जब स्थापना होगी तो अधिवेशन भी होगा। अधिवेशन होगा तो अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके शासनकाल में थे, यानी किसके समकालीन थे? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन थे या शासनकाल में थे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। शिवाजी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। शिवाजी महाराष्ट्र के राजा थे और इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी के बारे में आप जानकारी रखिएगा। रायगढ़ इनकी राजधानी थी। तो शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है? रायगढ़ है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। एक प्रमुख आंदोलन है जिसका नाम है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन, अंग्रेजी में इसे यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं। इसके मुखिया कौन थे? इसके मुखिया हैं हेनरी विलियम डेरेजियो। तो बंगाल का जो प्रमुख आंदोलन था युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट, इसके मुखिया कौन है? हेनरी विलियम डेरेजियो इसके मुखिया हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सहायक संधि अपनाने वाले गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत में सहायक संधि अपनाने वाले गवर्नर जनरल का जो नाम है उनका नाम है लॉर्ड बेलेजली। तो लॉर्ड बेलेजली ने भारत में सहायक संधि अपनाई थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिख खालसा संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो सिख खालसा संप्रदाय की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा सिख खालसा संप्रदाय की स्थापना किया गया था। इस चीज़ को आप जानकारी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का नागरिक था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक था, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन? वास्को डी गामा। इसने सबसे पहली बार समुद्री मार्ग से यूरोप से निकलकर भारत पहुंचा था। ठीक है, भारत में कहाँ पहुंचा? केरल में पहुंचा। केरल में किस जगह पर पहुंचा? कालीकट में पहुंचा। ठीक है, तो इस प्रकार समुद्री मार्ग से होते हुए भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा था। किस देश का था ये? पुर्तगाल का था। कहाँ पर पहुंचा? केरल में पहुंचा। केरल के किस तट पर पहुंचा? कालीकट के तट पर पहुंचा। और कब पहुंचा था? 1498 में। 1498 में यह वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। इस पूरे डाटा को आप याद में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंच गया था। ये किस युग की बात हो रही है? ये नवपाषाण युग की बात हो रही है। भोजन उत्पादन करने से मतलब होता है कि इस नवपाषाण युग में मनुष्य जौ, गेहूँ इस प्रकार की फसलें उगाने लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रमुख राजवंश है प्राचीन काल में जिसका नाम है कलिंग। कलिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, सम्राट अशोक ने इसी कलिंग को हराया था। तो इसके महान शासक कौन हुआ करते थे? तो इसके महान जो शासक थे उनका नाम था खारवेल। तो प्राचीन कलिंग के महान शासक का क्या नाम था? महान शासक का नाम था खारवेल। कहाँ के राजा थे? कलिंग के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? तो इसके कहने का मतलब ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर किया था। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
स्थापना किया था। अब 1911 की घटना को भी आप याद रखिए। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारी राजधानी पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। और किस गवर्नर जनरल ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया था। इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।